सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। फिर से आज नए वीडियो के साथ फिर से आग लगाने हम आ गए हैं। 2 दिन हमारा गैप हो गया क्योंकि यहाँ पे कोरिया में टेम्परेचर 5 डिग्री से लेके 7 डिग्री तक रात के 1 बज रहे हैं अभी, और 5 से 7 के बीच में टेम्परेचर रह रहा है। तो इसलिए 2 दिन से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से एकदम रूम में भी पूरा ये जो चेहरा था सामने का, इसमें गलन होने लगती थी, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया था। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के एक बार सॉरी बोलता हूँ सभी को कि 2 दिन आपका लॉस हुआ। एग्ज़ाम टाइम है तो आप डटे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब हमने रूम हीटर ले लिया है, खुद भी आप अपने को हीट कीजिए और चलिए अब हम लगते हैं अपने क्रैश कोर्स के इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल बनाया गया है आपके लिए ताकि सारे अपडेट आपको मिले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF वहीं पे आएंगे। वीडियो में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पे एक टॉपिक आता है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे हमारा कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो होगा ही कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, इसका डेफिनेशन और इनके बीच का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जैसा मॉलिक्यूलरिटी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है एक रिएक्शन में, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टाइम हमारे पास कम है, इजीली समझेंगे। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। नंबर ऑफ देखो ध्यान दो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। यहाँ पे ए के कितने नंबर हैं, ए, बी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यही रिएक्टेंट है तो इसके टोटल नंबर कितने हैं, ए प्लस बी। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, ए प्लस बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ये हाँ, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखते हैं क्या बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो इजीली समझ जाएंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसके बारे में बोला जाता है कि इसको आगे डेफिनेशन इसका पढ़ते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर का कंसंट्रेशन का पावर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन का पावर। कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन का ए और यहाँ पे इसका बी। 2 रिएक्टेंट है, दोनों का, ए का ए है, बी का बी। यहाँ पे ए और बी का हमको पावर लेना है। पावर कितना है, पी और क्यू। पी और क्यू कहाँ से आया अभी मैं बताता हूँ। पी देखो, तो कंसंट्रेशन, ध्यान दो, कंसंट्रेशन का जो पावर है रिएक्टेंट का, इसका सम करेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी में इन दोनों का सम करते थे, जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में दिखते थे सबको सम कर देते थे, मॉलिक्यूलरिटी आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर, लेकिन ये पावर इससे डिफरेंस दिख रहा है, ए और बी नहीं है। ए और बी रहते तो समझ में आती बात कि ए मॉलिक्यूल है इसके बी मॉलिक्यूल है, इसलिए ए और बी। लेकिन इसके कंसंट्रेशन का पावर का सम कहाँ से, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। यही हमारा रेट लॉ है ना, कि जो रेट चेंज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर के। ठीक है, अब ये पावर कहाँ से आती है, इसमें बहुत ही मजेदार कहानी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे इसका सम लेंगे हम जो पावर्स हैं। अब ये पी और क्यू आए कहाँ से, तो ए और बी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, क्या सारे मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होता है एक टाइम पे एक रिएक्शन हो रही है, क्या सारे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है क्या वो रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात। वो एक टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्शन चेंज हो रही है, उस पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट एक टाइम पे कर रहे हैं, सारे के सारे तो नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम कैसे पता करते हैं, इसको पता करने का एक ही वे है, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम जाते हैं,
चेक करते हैं सारी चीज़ों का कि इस टाइम पे इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो उस कंसंट्रेशन चेंज का ये वैल्यू हम P और Q लिखते हैं, जो रिएक्टेंट के एक्चुअल मॉलिक्यूल उस टाइम पे कंसंट्रेशन चेंज कर रहे होते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें लेबोरेटरी से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन बाहर से देखो जितने मॉलिक्यूल दिख गए उसको हमने मॉलिक्यूलरिटी बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअल में जिनका कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें ए में से टोटल ए नहीं इसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, या रिएक्शन में इसका इफेक्ट है, कितने का इफेक्ट है, सिर्फ पी का। इसमें से पी ही रिएक्शन को इफेक्ट कर पा रहे हैं। बी वाले में से ये बी कंसंट्रेशन है, इसके बी मॉलिक्यूल है, लेकिन बी में से सिर्फ क्यू ही रिएक्शन में इफेक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये पी प्लस क्यू होगा। क्लियर है ना, बहुत ईजी है। तो जो चीज़ें रिएक्शन में एक्चुअल में इफेक्ट करेंगी, जिसका लेबोरेटरी से वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो चीज़ों को बोलते हैं, उनके नंबर को, उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और dt क्या है, चेंज इन टाइम, एक टाइम में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज हो जाता है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, माइनस नहीं लगा। डिफरेंस पूछता है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंस, देख लो सीधा डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पर फिर से देखते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंसंट्रेशन अफेक्ट द रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल हैं जिनका कंसंट्रेशन एक टाइम पे रिएक्शन पे अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन में चेंज, उसी को बोलते हैं ऑर्डर। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दिस इज अ थ्योरेटिकल टर्म, इसको थ्योरी से पता लगाया जा सकता है, ये दिया है ना, लेकिन दिस इज द एक्सपेरिमेंटल टर्म, इसको एक्सपेरिमेंट कर करके, प्रैक्टिकल कर करके तब पता लगाया जाता है। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा इट्स ऑलवेज अ होल नंबर। ये जो होता है, दो मॉलिक्यूल होंगे, तीन मॉलिक्यूल होंगे, एक होगा, तो ये कभी भी क्या होगा, होल नंबर। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इट कैन बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे फ्रैक्शन हो सकता है, मान लो एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल है, तो एक में से मान लो थोड़ा सा पार्ट रिएक्ट कर रहा होगा, तो एक में से थोड़ा मतलब क्या, फ्रैक्शन ना, एक फ्रैक्शन रिएक्ट कर रहा है, तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसका कुछ पार्ट भी रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे इट नेवर कैन बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल होने ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें ऑर्डर उसका हो ही हो, जीरो ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन चेंज होता है किसी मॉलिक्यूल का, तो उस रिएक्शन पे इफेक्ट करता ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑर्डर हम क्या बोल लेंगे कि क्या होगा, जीरो। ऐसा अभी एग्जाम्पल नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, इट डू नॉट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन कैसे चल रही है, कैसे चलेगी, कैसे होती है, इसके बारे में मॉलिक्यूलरिटी कोई ये नहीं दे सकता हमको इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, तो सारा मैकेनिज्म का ये अपने को सारा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इससे इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है, रिएक्शन कैसे चलेगी, कैसी है, कब तक चलेगी, क्या होगी। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। O3 है, O2 और O में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल इसमें है, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 2 N2O3 है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। इसमें 2 NO के हैं, 1 O3 के हैं, तो ये 3 हो गया। इतना सिंपल है मॉलिक्यूलरिटी निकालना। लेकिन ऑर्डर देखते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे N2O5 है, कितने मॉलिक्यूल है इसके, 1, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है, दोनों में तो 1 1 सामने दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं ना, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, H2 के 1 हैं, Cl2 के 1 हैं, रिएक्टेंट के टोटल कितना होना चाहिए, 2, लेकिन ये गलत है, होता कितना है, बड़ा वाला 0। इसका जो ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात, कैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2Cl2 का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये तो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली देखा जाता है, सिर्फ रिएक्शन होते रहती है। अच्छा, तो इस तरह से हमने अभी देखा। अभी तुरंत हम देखेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में कि रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस को भी अभी देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, बहुत ही सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज होगा, किसका होगा, रिएक्टेंट और किसका होगा, प्रोडक्ट का। ठीक है ना, दोनों का ये चेंज होगा कंसंट्रेशन, लेकिन कितने टाइम में हमको मेजर करना है, यूनिट टाइम में। मतलब क्या, dt टाइम में यहाँ पे दिया कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, dx, तो यूनिट टाइम में कितना होगा, dx/dt, एंड दैट टर्म इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है।
ये है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर हो गया ना कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें कंसंट्रेशन चेंज होता है, किसका, रिएक्टेंट का। क्या बनता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनता रहता है, ये रिएक्टेंट चेंज उसमें होता रहता है। सही है। अच्छा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे माइनस dx अपॉन dt मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट वाला टर्म लिया है। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसलिए कौन सा साइन, माइनस। समझ में आई बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे K और A है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रैक्टिकली देखा गया किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। अगर यहाँ पे 2 लीटर पानी रखो, उसको उबालो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज होगा, मानो ऐसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज होगा। वही 5 लीटर रखो, उसको भी उबालो, तो वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज होगा। 2 लीटर कम है तो कम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनेंगे, लेकिन ये क्या 5 लीटर है, ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनेंगे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बन जाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पानी के अमाउंट पे। समझ में आ गई बात। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, अभी हमने देखा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा दो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा टकराएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। इसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट को डाल दो तो क्या करेगा, अगर निगेटिव कैटेलिस्ट होगा रिएक्शन स्लो हो जाएगी, पॉजिटिव कैटेलिस्ट होगा रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर अगर लगा दो, एक रिएक्टेंट है, प्रेशर लगा दो। प्रेशर लगाने से सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, जितने पास आएंगे उनका कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा, और जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट्स थे, बस ऐसे ही आते हैं, इसको लिख देना होगा हमको। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, बार बार पूछा जाता है। देख लो, बहुत सिंपल है। इसी में से जो टर्म्स मैंने अभी बताए थे वही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट, एंड किसका, प्रोडक्ट का। dt क्या है, टाइम। तो इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है dx अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल होता था, कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के। प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल का साइन आ गया, के यहाँ पे आ गया, ये हमारा रेट कांस्टेंट। इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है ना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि सारी चीजों का। अच्छा, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। ये डिपेंड्स करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। शुरू से बोलते आ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन का रिएक्शन क्या हो, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर सेकंड। क्लियर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पे देखो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। ऑर्डर अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या था वो, dx अपॉन dt। ये हमारा रेट कांस्टेंट। a, किसी में इसका कंसंट्रेशन ऑर्डर कितना है, 1, किसी में 2, किसी में 3। ठीक है, ऑर्डर प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो इससे इसको a को इधर लाते हैं तो k की जो यूनिट होती है 1, 2, 3, पावर भी इधर आ जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है और चेंज हो जाता है। तो ये थे इनके बीच के डिफरेंस, बहुत सिंपल थे। अच्छे से प्रिपरेशन करो, दिन रात मेहनत हो रही है आप ही लोगों के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वेबसाइट पे cgbasicsupport.in पे न्यू सिलेबस अवेलेबल हो गया है। सारे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी हमने डाल दिया है, तो वहां जाके चेक करो। मिलता है अगले वीडियो में।